अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाइक क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज में लेक्चर 18 के रिमेनिंग मॉड्यूल्स कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉड्यूल 90 व्हिच इज क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स। पिछले मॉड्यूल्स में हमने टोटल 5 क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स पढ़े थे। नाउ इस मॉड्यूल में हम मजीद 2 एडवांस क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स पढ़ेंगे विच आर वर्चुअलाइजेशन अटैक एंड ओवरलैपिंग ट्रस्ट बाउंड्रीज। तो वर्चुअलाइजेशन अटैक समझने से पहले हम समझते हैं कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। अब तक बहुत बार मैं ये चीज़ रिपीट कर चुकी हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग में एक फिजिकल सर्वर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स होस्ट की जा रही होती हैं। डिफरेंट कंज्यूमर्स सेम फिजिकल मशीन पर रन होने वाले वर्चुअल मशीन्स यूज़ कर रहे होते हैं जिसको कहते हैं मल्टी टेनेंसी। नाउ इन वर्चुअल मशीन्स और फिजिकल मशीन्स के बीच में हाइपरवाइजर होते हैं जो इनको मैनेज करते हैं और आइसोलेट रखते हैं एक दूसरे से। तो वर्चुअलाइजेशन अटैक क्या होता है? जब कोई अटैकर वर्चुअल मशीन्स में, हाइपरवाइजर्स में और वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म में मौजूद वीकनेसेस का फ़ायदा उठाता है, उनको एक्सप्लॉइट करता है ताकि दूसरी वर्चुअल मशीन्स का अनऑथराइज्ड एक्सेस उसे मिल सके, या फिर वो वर्चुअल मशीन्स जिस फिजिकल सर्वर पर होस्ट की जा रही है उनका एक्सेस मिल सके। यानी सिस्टम में जो कमी होती है, जो वीकनेसेस होती हैं, उसका फ़ायदा उठाकर ये अटैकर्स वर्चुअलाइजेशन अटैक करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक एनालॉजी से समझाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है जिसमें मल्टीपल अपार्टमेंट है, तो हर अपार्टमेंट एक वर्चुअल मशीन है। उस बिल्डिंग को जो मैनेजर है, जो मैनेज कर रहा है, वो हाइपरवाइजर है और वो पूरी बिल्डिंग एक फिजिकल सर्वर की तरह है। तो नॉर्मली क्या होता है कि तमाम अपार्टमेंट्स आइसोलेटेड होते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में बाउंड्रीज होती हैं। एक अपार्टमेंट में रहने वाले लोग किसी दूसरे अपार्टमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। बट अगर कोई क्रिमिनल, कोई अटैकर दीवार तोड़ के मल्टीपल अपार्टमेंट्स में घुस जाता है और इस तरह वो मल्टीपल अपार्टमेंट्स को एंटर करता है और बिल्डिंग के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है, तो यही कहलाता है वर्चुअलाइजेशन अटैक। नाउ अगर इस तरह से कोई फिजिकल सर्वर अगर कोई अटैकर अटैक कर लेता है, नाउ अगर ऐसी सिचुएशन में कोई अटैकर फिजिकल सर्वर्स को एक्सेस कर लेता है, तो उस फिजिकल सर्वर पर मौजूद तमाम वर्चुअल मशीन्स इफेक्ट हो सकती हैं। और एक वर्चुअल मशीन पे क्योंकि मल्टीपल यूजर्स को होस्ट किया जा रहा होता है, तो उन तमाम यूजर्स पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अब किन वजूहात की बिना पर इस तरह के वर्चुअलाइजेशन अटैक्स होते हैं? फर्स्ट इज वीक पासवर्ड्स। अगर पासवर्ड आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो गैस करना आसान है, तो अटैकर्स आपके वो पासवर्ड यूज करके अगेन आपकी आइडेंटिटी चुरा कर आपके सिस्टम में, अकाउंट में एक्सेस कर सकते हैं। देन मलेशियस कंज्यूमर। अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई क्लाउड कंज्यूमर अपने एक्सेस का, अथॉरिटीज़ का मिसयूज करता है। यानी जो अटैकर है वो खुद एक लेजिटिमेट यूज़र होता है क्लाउड सर्विसेज का और इंटेंशनली अपनी अथॉरिटीज़ का, अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है। यानी जो उसकी वर्चुअल मशीन है, जो जिस पर उसकी क्लाउड सर्विसेज रन हो रही हैं, उसको यूज़ करता है हाइपरवाइजर पर अटैक करने के लिए। नेक्स्ट, एक्सप्लॉइटिंग हाइपरवाइजर वल्नरेबिलिटीज़। यानी अगर पहले से आपके सिस्टम में बग, सिक्योरिटी फ्लॉज मौजूद हैं, हाइपरवाइजर में वीकनेसेस मौजूद हैं, तो अटैकर इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी वर्चुअल मशीन को छोड़ के किसी दूसरी वर्चुअल मशीन्स पर एक्सेस कर सकते हैं और इससे जो फिजिकल सर्वर है जिस पर ये तमाम वर्चुअल मशीन्स होस्ट की जा रही है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको वीएम स्केप अटैक भी कहा जाता है और यहाँ पर एक्सप्लॉइट का मतलब होता है फ़ायदा उठाना। देन वर्चुअल मशीन स्प्रॉल। जब किसी सर्वर पर बहुत सारी अनमैनेज्ड वर्चुअल मशीन्स होती हैं, तो इसको वीएम स्प्रॉल कहते हैं। यानी ऐसी वर्चुअल मशीन्स जो अब यूज़ नहीं होती, जिन पर सिक्योरिटी अपडेट्स रिसीव नहीं होती, जो पुराने वल्नरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर रन हो रही हैं, तो इस तरह की वर्चुअल मशीन्स अटैकर्स के लिए ईजी टारगेट होती हैं। इस वीकनेस का फ़ायदा उठाकर वो बाकी दूसरी वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस कर सकती हैं, फिजिकल सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी टेम्परेरी वर्चुअल मशीन्स बनाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद कोई उसे मैनेज नहीं करता और उस सिक्योरिटी अपडेट्स भी नहीं दी जाती, तो ये अटैकर्स के लिए एक ईजी टारगेट बन जाती हैं। नेक्स्ट, वीएम अवेयर मालवेयर। कुछ वायरसेस और मालवेयर्स जो हैं वो स्पेसिफिकली वर्चुअलाइज सिस्टम्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, वर्चुअल मशीन्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इनको वीएम अवेयर मालवेयर कहते हैं। अब चूंकि इनको खास तौर पर वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो ये जैसे ही कोई वर्चुअलाइजेशन डिटेक्ट करते हैं, ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। हाइपरवाइजर में अगर कोई वल्नरेबिलिटीज़ मौजूद है, यानी वल्नरेबिलिटीज़ मतलब कोई वीकनेसेस, कोई कमी मौजूद है, कोई सिक्योरिटी फ्लॉज मौजूद हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। और अगर इस तरह की एक वर्चुअल मशीन एक्सेस कर पाएँ, तो उससे उस सर्वर पर मौजूद मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को भी एक्सेस कर पाते हैं। नाउ
अगर इस तरह की कोई वीक वर्चुअल मशीन, कोई इन्फेक्टेड वर्चुअल मशीन माइग्रेट की जाती है, तो उससे खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, सिक्योरिटी रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सर्वर्स का लोड बैलेंस करने के लिए, वर्कलोड कम करने के लिए और तमाम वर्चुअल मशीन्स और सर्वर्स की परफॉर्मेंस को फुल्ली ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, यानी मैक्सिमम यूज़ करने के लिए माइग्रेशन की जाती है क्लाउड सर्वर सिस्टम्स के अंदर। तो अगर इन किसी रीज़न की वजह से कोई वर्चुअल मशीन माइग्रेट की जाती है, तो उस एक वर्चुअल मशीन का वायरस, मैलवेयर बाकी तमाम सर्वर्स में, वर्चुअल मशीन्स में भी फैल सकता है। जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है कि सर्वर ए पर इन्फेक्टेड वर्चुअल मशीन मौजूद है, जिसको माइग्रेट कर दिया जाता है सर्वर बी के ऊपर। तो पहले तो सर्वर बी सेफ था, बट इस इन्फेक्टेड वर्चुअल मशीन की माइग्रेशन के बाद उस दूसरे सर्वर पर भी सिक्योरिटी रिस्क बढ़ गए। तो इस तरह के वर्चुअलाइजेशन अटैक का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि किसी एक वर्चुअल मशीन के कॉम्प्रोमाइज़ होने से, किसी एक वर्चुअल मशीन के अटैक होने से दूसरे वर्चुअल मशीन्स पर इसका फ़र्क पड़ता है। तो हाइपरवाइज़र इन फिज़िकल सर्वर्स को और इन वर्चुअल मशीन्स को मैनेज कर रहा होता है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है और उस फिज़िकल सर्वर पर जितनी भी दूसरी वर्चुअल मशीन्स होती हैं, उन सब के बीच में मालवेयर, ये वायरस स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। और अगर ऐसी सिचुएशन में वर्चुअल मशीन्स को माइग्रेट कर दिए जाते हैं दूसरे सर्वर्स पर, तो उससे दूसरे बाकी सर्वर्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, अंडर अटैक आ जाते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्लाउड प्रोवाइडर्स स्ट्रॉन्ग वर्चुअल मशीन आइसोलेशन यूज़ करते हैं, हाइपरवाइज़र सिक्योरिटी पैचेस यूज़ करते हैं, यानी जो हाइपरवाइज़र्स होते हैं उनको हर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद सिक्योरिटी अपडेट्स देते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं, रेगुलरली वर्चुअल मशीन्स को मॉनिटर करते हैं, यूज़र्स को और उनके एक्सेस कंट्रोल को मॉनिटर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस लिमिट करते हैं, मतलब एडमिन के पास कौन कौन से कंट्रोल मौजूद हैं, किस किस चीज़ का एक्सेस मौजूद है, उसको भी लिमिट किया जाता है। देन नेक्स्ट सिक्योरिटी थ्रेट इज ओवरलैपिंग ट्रस्ट बाउंड्रीज। ट्रस्ट बाउंड्री से मुराद एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसी लिमिट जिसके अंदर मौजूद सिस्टम्स एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। तो किसी बाउंड्री में जितने सिस्टम्स मौजूद हैं उनके बीच में जो डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है वो डेटा ट्रस्टेड होता है। जो यूजर्स इन सिस्टम्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, वो यूजर्स ट्रस्टेड होते हैं और इन सिस्टम्स पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं वो भी सिक्योर कंसिडर किए जाते हैं। पहले टाइम पे क्या होता था, ट्रेडिशनल सिस्टम्स में जो कंपनीज होती थी खुद के डेटा सेंटर बनाती थी, अपने सर्वर्स को खुद कंट्रोल करती थी, तो इसकी वजह से उनकी जो ट्रस्ट बाउंड्री होती थी वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहती थी, क्योंकि सारा कंट्रोल उनके अपने पास था। बट क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या किया हमने, डेटा को क्लाउड पर मूव करना शुरू कर दिया, अपने डेटा को क्लाउड पर स्टोर करना शुरू कर दिया, जिससे जो क्लाउड प्रोवाइडर था, जिनके सर्वर्स पर हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, वो भी इस ट्रस्ट बाउंड्री का हिस्सा बन गए। नाउ एज अ यूजर, एज अ कंज्यूमर, आपको क्लाउड प्रोवाइडर पर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर और उनका जो स्टाफ है जो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, उन पर, और अगर वो क्लाउड प्रोवाइडर अपनी सर्विसेज के लिए कोई और थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज़ करे, तो उन सब पर एज अ कंज्यूमर आपका ट्रस्ट होना चाहिए। नाउ इसको ओवरलैपिंग ट्रस्ट बाउंड्रीज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मल्टीपल कस्टमर्स सेम क्लाउड रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं, यानी जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो डिफरेंट कस्टमर्स को एक साथ ग्रुप कर देते हैं सेम फिजिकल सर्वर्स पर, सेम हार्डवेयर पर। इसलिए एक सिस्टम पर मौजूद मल्टीपल यूजर्स की भी बाउंड्रीज ओवरलैप होती हैं। ओवरलैप के वैसे डिक्शनरी मीनिंग होते हैं किसी चीज़ के ऊपर चढ़ जाना या किसी चीज़ को कम्प्लीटली कवर कर लेना। जैसे यहाँ पर आपको एनालॉजी से बताया गया है कि एक बिल्डिंग में मल्टीपल फैमिलीज रह रही हैं, तो अगर तमाम फैमिलीज अपने अपने अपार्टमेंट में रह रही हैं, सेम वाटर सप्लाई शेयर कर रही हैं, सेम इलेक्ट्रिक सिस्टम शेयर कर रही हैं, अगर किसी एक फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम होता है इस सिस्टम में, तो उसका बाकी फैमिलीज पर भी फर्क पड़ेगा। इसे कहते हैं ओवरलैपिंग ट्रस्ट बाउंड्रीज। तो एज अ यूजर, आपकी और क्लाउड प्रोवाइडर की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अवेलेबिलिटी की, कॉन्फिडेंशियलिटी की और इंटेग्रिटी की। यानी एज अ यूज़र आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करें और अपने डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए अपने ब्राउज़र्स को सेफ रखें, डेटेड रखें। एज अ यूज़र आपके पास जो अथॉरिटीज़ हैं उनका मिसयूज़ ना करें। तो ये सब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। जैसे क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो आपकी हेल्प करता है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, कौन कौन आपके डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, आपका डेटा ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर किया जाए, यानी उसमें कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशंस नहीं की जाएं, और जब भी आप अपने डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो आपके लिए अवेलेबल हों। तो ये एज अ क्लाउड प्रोवाइडर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट क्योंकि ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों तरफ से होती है, तो इसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, कुछ वीकनेसेस भी हो सकती हैं दोनों की तरफ से। जैसे अगर
एक वर्चुअल मशीन पर मौजूद मल्टीपल यूजर्स हैं, उनमें से किसी एक यूजर को बहुत हाई सिक्योरिटी चाहिए अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा सेव करने के लिए, बट जो उसी वर्चुअल मशीन पर दूसरा यूजर है वो वीक सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस यूज करता है, जैसे कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज नहीं करता है या फिर वीक पासवर्ड यूज करता है। क्योंकि ये दोनों यूजर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर रहे हैं तो इससे रिस्क दोनों को इफेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी। क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं वो आपके डेटा की कॉपीज बनाकर स्टोर कर रहे होते हैं मल्टीपल सर्वर्स में, मल्टीपल डेटा सेंटर्स में जो मौजूद होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। क्यों? ताकि आपके डेटा को रिलायबल बनाया जा सके, किसी एक सिस्टम फेल होने की सूरत में स्टिल आपके एक्सेस करने पर डेटा आपको मिल सके, डेटा को बैकअप में रखने के लिए और अवेलेबल बनाने के लिए। बट ऐसा करने से सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉपीज होंगी उतनी ज़्यादा अटैक पॉइंट्स होंगे, उतनी ज़्यादा जगहों से अटैकर को ही चांस मिलेगा कि वो अटैक कर सके। जितनी ज़्यादा लोकेशंस होंगे उतना ही हर लोकेशन पर से डेटा को सिक्योर रखना और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ओनरशिप चेंज रिस्क। अब आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर से सर्विसेज ले रहे हैं और वो क्लाउड प्रोवाइडर अपना बिजनेस किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर को बेच देता है, तो अब आपकी सर्विसेज का एक नया ओनर है। इससे भी सिक्योरिटी पर फर्क पड़ता है। जैसे जो आपकी क्लाउड कंपनी है वो सेल हो जाती है या फिर किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है या फिर उस कंपनी का ओनर चेंज हो जाता है, तो उससे सिक्योरिटी पर फर्क ऐसे पड़ता है कि हर किसी का डेटा हैंडल करने का तरीका अलग होता है, पॉलिसीज अलग होती हैं। नए प्रोवाइडर को, नए ओनर को ट्रस्ट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिससे आपके डेटा की इंटेग्रिटी यानी उसकी ओरिजिनलिटी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है कि यानी उसमें आपका डेटा जब स्टोर हो तो वो मॉडिफाइड वर्जन ना हो, कोई चेंजेस ना करे, बल्कि जिस फॉर्म में आपने सेव किया था उसी फॉर्म में आपको मिले। और डेटा की सिक्योरिटी यानी कोई और अनऑथराइज पर्सन आपके डेटा को एक्सेस कर रहा है या फिर जिन लोगों का एक्सेस मौजूद है आपके डेटा के, वो कहीं आपके डेटा के साथ कोई मिसयूज तो नहीं कर रहे। वो ओनरशिप चेंज होने से सिक्योरिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज करें तो पहले हमने वर्चुअलाइजेशन अटैक में पढ़ा कि वर्चुअल मशीन्स को अटैकर टारगेट करते हैं और ऐसे हाइपरवाइजर्स को जिनमें वीकनेसेस होती हैं, वल्नरेबिलिटीज होती हैं। कोई एक वर्चुअल मशीन किसी सर्वर पर मौजूद है जो अंडर अटैक है, तो उससे उस सर्वर पर मौजूद दूसरी वर्चुअल मशीन्स पर भी फर्क पड़ेगा। अगर यूज़र वीक पासवर्ड्स यूज़ करते हैं या फिर क्लाउड कंज्यूमर्स खुद अपने रिसोर्सेज का, अपनी अथॉरिटीज़ का मिसयूज़ करते हैं, तो इससे भी सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाते हैं। फिर वीएम स्प्रॉल में हमने पढ़ा कि जो अनमैनेज्ड वर्चुअल मशीन्स होती हैं, जिनको मैनेज नहीं किया जा रहा होता, जो जिन पर सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं की जा रही होती, वो अटैकर्स के लिए इजी टारगेट बन सकती हैं। एंड अगर इस तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज्ड वर्चुअल मशीन को माइग्रेट किया जाता है दूसरे सर्वर पर, तो उससे इस तरह के मालवेयर स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन ओवरलैपिंग ट्रस्ट बाउंड्रीज में हमने पढ़ा कि जो क्लाउड कंज्यूमर्स होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर रहे होते हैं दूसरे यूज़र्स के साथ, क्लाउड प्रोवाइडर के साथ, तो इसलिए उनका ट्रस्ट बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सेम इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीपल यूज़र्स शेयर कर रहे होते हैं, इसलिए जो ट्रस्ट बाउंड्रीज होती हैं उन तमाम यूज़र्स की वो ओवरलैप करती हैं, यानी किसी एक के लेस सिक्योर होने से बाकी यूज़र्स पर भी फ़र्क पड़ेगा। मल्टी टेनेंसी की वजह से सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बैकअप के लिए और अवेलेबिलिटी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए आपके डेटा को रेप्लिकेट करके मल्टीपल जगहों पे रखा जाता है, जिसकी वजह से वल्नरेबिलिटी और इंक्रीज जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जगह पे आपका डेटा रखा जाएगा उतनी ज़्यादा ही अटैक पॉइंट्स होंगे, उतनी ज़्यादा ही जगह ही उसको सेव करना पड़ेगा। अगर क्लाउड प्रोवाइडर चेंज होता है आपका या फिर वो कंपनी सोल्ड होती है, फिर मर्ज होती है किसी दूसरी कंपनी के साथ, तो उससे आपकी डेटा की इंटेग्रिटी पे फ़र्क पड़ सकता है कि हर किसी के अलग सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं। इससे बचने के मेथड्स कौन-कौन से होते हैं? वर्चुअल मशीन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन मेंटेन की जाए, हाइपरवाइज़र को हर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद सिक्योरिटी अपडेट्स दी जाएँ, यूज़र्स के एक्सेस कंट्रोल किए जाएँ, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग की जाए, यानी लॉगिन करने के बाद यूज़र्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाए, ट्रैक किया जाए। सो यहाँ पर ये मॉड्यूल ख़त्म हुआ। लेट्स मूव ऑन टू मॉड्यूल 91 विच इज़ क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स। इसमें जो हम मज़ीद नए 2 पढ़ेंगे क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स, वो हैं फ्लॉड इम्प्लीमेंटेशन एंड डिस्पैरिटी ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी पॉलिसी। फ्लॉड इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है क्लाउड सिस्टम में मौजूद एरर्स, बग्स, वीकनेसेस और पुअर कॉन्फ़िगरेशन, यानी लेस सिक्योर तरीके से अगर सिस्टम को सेटअप किया गया होगा तो ये कहलाता है फ्लॉड इम्प्लीमेंटेशन।
अगर तो क्लाउड सिस्टम को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन गलत है, यानी उसकी कॉन्फ़िगरेशन गलत है, उसकी सेटिंग गलत है, कोडिंग बहुत ज़्यादा ख़राब की गई है, सिस्टम में ऐसी वल्नरेबिलिटीज़, वीकनेसेस मौजूद है जिनको लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा, जिनको मेंटेन नहीं किया जा रहा, इससे सिक्योरिटी रिस्क बढ़ते हैं। जैसे आपको एनालॉजी दी हुई है कि किसी बिल्डिंग का एक परफेक्ट डिज़ाइन बनाया गया पेपर के, एक्चुअल में जब उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की गई तो बहुत ख़राब मटेरियल यूज़ किया गया, वायरिंग बहुत ज़्यादा ख़राब यूज़ की गई, दरवाजे जो हैं वो ख़राब तरीके से इंस्टॉल किए गए, इससे ओवरऑल जो बिल्डिंग बन गई वो अनसेफ है। इसी तरह से क्लाउड सिस्टम्स में कहलाती है फ्लॉड इम्प्लीमेंटेशन, जब क्लाउड सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है जिसमें एरर्स होते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सर्विसेज होती हैं वो हाइपरवाइजर पर, ऑपरेटिंग सिस्टम पर, उसमें मौजूद एपीआईज पर, डेटाबेसेस पर, नेटवर्क डिवाइसेस पर, इन सब पर डिपेंड करती हैं। अगर इनमें से किसी एक में भी कोई इशू होगा, कोई फ्लॉ होगा, कोई एरर या बग होगा, कोई वीकनेस होगी, अटैकर्स इसका फ़ायदा उठाकर बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मिसयूज़ कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस में अटैकर आपका डेटा चुरा सकते हैं, सिस्टम्स को क्रैश कर सकते हैं। अगर उनको आपके अकाउंट्स का, सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाता है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाती हैं, उससे वो आपके सिस्टम में वायरसेस और मैलवेयर्स इंजेक्ट कर सकते हैं। आपके सिस्टम पर जो क्लाउड सर्विसेज रन हो रही होंगी उसको इंटरप्ट कर सकते हैं, जिससे आपके डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी यानी उसकी प्राइवेसी, इंटेग्रिटी यानी डेटा ओरिजिनल फॉर्म में ही मौजूद रहे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो, कोई चेंज ना हो, और अवेलेबिलिटी यानी जब आप कभी डाटा एक्सेस करने की कोशिश करें तो आपको फौरन विद इन सेकेंड्स आप उसको एक्सेस कर पाएँ। ये तीनों फैक्टर्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। फिर यहाँ पर आपको CIA ट्राइड बताया गया है जिसमें 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी आपके प्राइवेट डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से सेफ करना, प्रोटेक्ट करना, उसको प्राइवेट रखना, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना। देन इंटेग्रिटी यानी जिस फॉर्म में आपने डेटा स्टोर किया था वो उसी फॉर्म में रहे, ओरिजिनल फॉर्म में, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस ना हो, कोई चेंजेस ना हो। देन अवेलेबिलिटी यानी जब कभी आप अपना डेटा एक्सेस करने की कोशिश करें वो एक्सेसिबल हो, फंक्शनल हो। अगर आपके सिस्टम में फ्लॉड इम्प्लीमेंटेशन होगी तो वो इन तीनों फैक्टर्स को डैमेज करेगी ना, क्योंकि एक फिजिकल सर्वर पर रन होने वाली तमाम वर्चुअल मशीन्स सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम हाइपरवाइजर, सेम रिसोर्सेज यूज़ कर रही होती हैं, इसलिए अगर कोई एक वर्चुअल मशीन में कोई फ्लॉ होता है और वो क्रैश करती है तो उस सर्वर पर मौजूद तमाम होस्टेड सर्विसेज पर इसका फ़र्क पड़ता है। क्योंकि तमाम क्लाउड सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड होती हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो इसलिए अगर किसी एक सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में कोई फ्लॉ होगा तो उससे तमाम यूज़र्स, तमाम सर्विसेज और उन तमाम फिजिकल सर्वर्स पर इफेक्ट पड़ेगा जिन पर वो मशीन्स होस्ट की जा रही है। नाउ फ्लॉड इम्प्लीमेंटेशन कितनी तरह की होती है? फर्स्ट इज कोडिंग बग्स, यानी अगर आपकी कोडिंग में एरर्स होंगे, वीक कोडिंग होगी तो ये एक सिक्योरिटी रिस्क है। अगर आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस वीक होंगी यानी सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं होंगे, गलत यूज़र्स को गलत परमिशंस ग्रांट की जाएंगी, हाइपरवाइजर में वीकनेसेस होंगी, वल्नरेबिलिटीज़ होंगी, एपीआईज और फायरवॉल्स अगर आपके सिस्टम में जो मौजूद है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, तो ये सब फ्लॉड इम्प्लीमेंटेशंस की टाइप कहलाती हैं। जिससे बचने के लिए क्लाउड प्रोवाइडर्स को सिस्टम्स को रेगुलरली पैच करना चाहिए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, सॉफ्टवेयर्स में अपडेट्स करनी चाहिए, जो बग्स वगैरह हैं उनको फिक्स करना चाहिए। तमाम सॉफ्टवेयर्स को यूज़र को देने से पहले, डिप्लॉय करने से पहले अच्छी तरह से टेस्ट करना चाहिए। सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए, यानी आपका कोड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसमें कोई वल्नरेबिलिटीज़ ना हो जिसका अटैकर्स फ़ायदा उठा सकें, एक्सप्लॉइट कर सकें। जैसे यूज़र की तरफ से स्ट्रिक्ट वैलिडेशंस की जाएँ, इनपुट वैलिडेशंस, जो भी नए सिस्टम्स और नए वर्चुअल मशीन्स कॉन्फ़िगर किए जा रहे हैं, सेटअप किए जा रहे हैं, उनको मॉनिटर किया जाए, ट्रैक किया जाए। सिस्टम पर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफ़ॉर्म किए जाएँ, यानी ऐसे टेस्ट परफॉर्म किए जाए जिनसे ये पता चल सके कि आपके सिस्टम में कोई वीकनेसेस तो नहीं है, ताकि उनको ख़त्म किए जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्पैरिटी ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी पॉलिसी। ये समझने से पहले हम समझते हैं कि सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है। ऐसे रूल्स, ऐसे स्टैंडर्ड्स, ऐसे प्रोसीजर्स जिनको कंप्यूटर सिस्टम्स को सिक्योर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसमें डिफ़ाइन किया जाता है कि कौन से यूज़र के पास कौन सा एक्सेस है, मेंबर के पास कौन से एक्सेसेस हैं, कोई एडमिन है तो उसके पास कौन से एक्सेसेस हैं, मेंबर्स अपना पासवर्ड किस तरह से सेट करेंगे। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स पर ये रूल होता है कि आप डैश या हाइफन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, तो ये पासवर्ड रूल्स कहलाते हैं। देन इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, यानी आपके मैसेजेस को कौन से फॉर्म में
स्क्रिप्ट किया जाता है, कौन से स्टैंडर्ड्स यूज़ करके आपके टेक्स्ट को, आपके मैसेजेस को स्क्रैम्बल किया जाता है, बैकअप प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, आप पर स्टोर्ड डेटा होता है, ये जो डेटा आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उसको किस फॉर्म में, कहाँ पर, किस तरह बैकअप लिया जा रहा होता है, यूज़र परमिशंस कौन-कौन सी होती हैं कि यूज़र को कौन-कौन सी चीज़ें अलाउ करना प्रोवाइडर की तरफ से अलाउड होता है। एज़ अ क्लाउड प्रोवाइडर और एज़ अ क्लाउड कंज्यूमर किसकी क्या सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें किसी कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में डिफ़ाइन की जाती है। नाउ डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफ़रेंस या फ़र्क या कोई चीज़ मिसमैच होना। तो डिस्पैरिटी ऑफ क्लाउड सर्विसेज का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कंज्यूमर की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और क्लाउड प्रोवाइडर की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ आपस में मैच नहीं करती, मिसमैच हो जाती है, उनमें डिफ़रेंस होता है, फ़र्क होता है। जैसे यहाँ पर आपको एक एनालॉजी से समझाया हुआ है कि एक कंपनी है जिसकी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वहाँ की जो मेंबर्स हैं उनके आईडी कार्ड्स होना लाज़मी है। मुसलसल मेंबर्स को, एम्प्लॉइज़ को सीसीटीवी के ज़रिए मॉनिटर किया जा रहा होता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, हर कोई बिल्डिंग में एंटर नहीं कर सकता विदाउट आईडी कार्ड और वेरिफिकेशन। बट उन्होंने किसी वजह से एक दूसरी बिल्डिंग रेंट करी, वहाँ पर अपना ऑफिस शिफ्ट किया, बट उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा वीक है। वहाँ पर कोई सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई भी कभी भी एंटर कर सकता है बिल्डिंग में किसी वेरिफिकेशन के बगैर। तो यहाँ से जो उस कंपनी के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स थे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। ये कहलाती है पॉलिसी डिस्पैरिटी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में कंपनीज़ खुद को सिक्योर बनाने के लिए, अपने मेंबर्स के लिए और उनके डेटा के लिए सिक्योर बनाने के लिए सिस्टम को सिक्योरिटी पॉलिसीज़ यूज़ करती हैं। जिसमें स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, एक्सेस कंट्रोल स्ट्रिक्ट किया जाता है, यानी बहुत क्लियरली हर यूज़र के, हर मेंबर के रूल्स, एक्सेसेस, परमिशंस डिफ़ाइन की जाती हैं। स्पेशल कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन किए जाते हैं, यानी ऐसे रूल्स और ऐसे स्टैंडर्ड्स जो लीगली अलाइन करते हो पॉलिसीज़ के साथ सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन हर क्लाउड प्रोवाइडर डिफरेंट रूल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं। हर क्लाउड प्रोवाइडर का अपने यूज़र्स को एक्सेस देने का, परमिशन ग्रांट करने का, कंट्रोल देने का तरीका अलग होता है। कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स अपने यूज़र्स को बहुत लिमिटेड कंट्रोल देते हैं, कुछ ज़्यादातर चीज़ें यूज़र को मैनेज करने देते हैं और हर क्लाउड प्रोवाइडर बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ भी नहीं यूज़ करते। कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स सिक्योरिटी पर इतना ध्यान नहीं देते जिससे उनके सिस्टम्स बहुत वीक होते हैं। तो ये जो डिफरेंस आ जाता है कि स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और क्लाउड प्रोवाइडर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये डिस्पैरिटी कहलाता है, जिससे सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपके मॉड्यूल में एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है विच इज़ द लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर मेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट। यानी जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि क्लाउड इन्वायरमेंट्स में ज़्यादातर क्लाउड प्रोवाइडर्स तमाम सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद मैनेज कर रहे होते हैं और यूज़र्स को बहुत लिमिटेड कंट्रोल देते हैं। जितनी भी मेन सिक्योरिटी सेटिंग्स होती हैं, इंक्रिप्शन पॉलिसीज़, डेटा एक्सेस कंट्रोल, डेटा डिलीशन प्रोसेस या बैकअप वगैरह की प्रोसेस, ये तमाम बेसिक चीज़ें, ये तमाम सिक्योरिटी सेटिंग क्लाउड प्रोवाइडर ज़्यादातर खुद मैनेज कर रहे होते हैं। ज़्यादातर क्लाउड कंज्यूमर्स को ये राइट नहीं दिया जाता कि वो अपनी मर्ज़ी की, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सिक्योरिटी पॉलिसीज़ अप्लाई कर सकें। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है, अगर कोई कंपनी है, इनकी सिक्योरिटी पॉलिसी है कि यूज़र हर 15 दिन में अपना पासवर्ड रिन्यू करे, चेंज करे। लेकिन उस कंपनी ने जिस थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर से सर्विसेज रेंट की हुई हैं, वो क्लाउड प्रोवाइडर हर 90 डेज़ में ही सपोर्ट करते हैं पासवर्ड चेंज करना। तो ये डिस्पैरिटी आ जाती है, मिसमैच आ जाता है पॉलिसी के अंदर। तो जब इस तरह के सिक्योरिटी गैप्स आ जाते हैं कंपनीज़ और क्लाउड प्रोवाइडर्स के बीच में, तो इससे जो लीगल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं कंपनी की, उनको क्लाउड प्रोवाइडर के सिस्टम पर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इन्हीं वीक सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की वजह से जो कंपनीज़ अपना डेटा स्टोर कर रही होती हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स के सर्वर्स पर, वो वल्नरेबल बन जाता है, यानी वीक बन जाता है। उसमें डेटा लीक होने के, डेटा मिसयूज़ होने के, अनऑथराइज्ड एक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि दोनों पार्टीज़ का एक स्टैंडर्ड पर मुत्तफ़िक होना बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग टास्क होता है कि दोनों पार्टीज़ एक स्टैंडर्ड पर एग्री करें। हर क्लाउड प्रोवाइडर डिफरेंट सिक्योरिटी टूल्स यूज़ करते हैं, हर क्लाउड प्रोवाइडर की डिफरेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स होती हैं, जिसकी वजह से क्लाउड के अंदर एक यूनिवर्सल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बनाना जिसको तमाम क्लाउड प्रोवाइडर्स फॉलो करें और वो लीगली बाउंड हो इस यूनिवर्सल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अप्लाई करना। सो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो सबसे पहले फ्लॉड इम्प्लीमेंटेशन में हमने पढ़ा कि क्लाउड सॉफ्टवेयर के अंदर और उस हार्डवेयर के ऊपर जिस पर ये सर्विसेज रन की जा रही होती है उसमें एरर्स, बग्स, वीकनेसेस हो सकती हैं और अटैकर्स इन्हीं वीकनेसेस का, इन्हीं वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। एक्सप्लॉइट मतलब फ़ायदा उठाना, वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस।
कोई ऐसी कमी या सिक्योरिटी गैप जिसका इस अटैकर्स फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई एक वर्चुअल मशीन अगर अंडर अटैक होगी, उसमें कोई वायरस होगा या मैलवेयर होगा, तो उससे पूरे सिस्टम पर फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स मल्टीपल यूज़र्स आपस में शेयर कर रहे होते हैं, तो किसी एक के क्रैश करने से या फ़ेल होने से उस वर्चुअल मशीन पर दी जाने वाली सर्विसेज पर इम्पैक्ट पड़ता है। और इन सिक्योरिटी गैप्स की वजह से 3 मेजर थ्रेट्स होते हैं। थ्रेट का वैसे डिक्शनरी मीनिंग होता है धमकी देना, लेकिन यहाँ पर थ्रेट का मतलब है खतरा। कौन से 3 खतरे होते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी आपके डेटा आपकी परमिशन के बगैर कोई और एक्सेस ना कर पाए, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। इंटेग्रिटी मतलब कि डेटा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही सेव रहे, स्टोर रहे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन या चेंजेस आपकी परमिशन के बगैर ना किए जाएँ। और अवेलेबिलिटी मतलब जहाँ भी जब कभी भी आप उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करें, वो आपके लिए अवेलेबल हो। नेक्स्ट, डिस्पैरिटी ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज़। क्लाउड कंज्यूमर की और क्लाउड प्रोवाइडर की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में मिसमैच हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, और इसी डिफरेंस को डिस्पैरिटी कहा जाता है। क्योंकि जब कोई कंज्यूमर सर्विसेज ले रहा होता है किसी क्लाउड प्रोवाइडर से, तो ज़्यादातर सिचुएशंस में कंज्यूमर्स के पास बहुत लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से उस सिंगल इंडिविजुअल के लिए या फिर अगर वो एक कंपनी है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपनी कंपनी के सिक्योरिटी पॉलिसीज़ अप्लाई करना उस क्लाउड प्रोवाइडर के सिस्टम पर। इस वजह से एक यूनिवर्सल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बनाना जिसको तमाम क्लाउड प्रोवाइडर्स फॉलो करें, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि हर किसी की अपनी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, अपने मैनेजिंग कंट्रोल्स वगैरह होते हैं। इसके बाद हमें इन सब से बचने के लिए कुछ प्रिवेंशन मेथड्स दिए गए हैं, जैसे कि सिक्योर कोडिंग की जाए, यानी आपकी कोडिंग में कोई बग्स एरर्स ना हो, अगर हो तो उनको टाइम टू टाइम फिक्स किया जाए और मल्टीपल टाइम टेस्ट किया जाए यूज़र्स को एक्सेस देने से पहले। रेगुलर पैचिंग की जाए, मॉनिटरिंग की जाए, यानी अपडेट किया जाए, क्योंकि जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है वैसे-वैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ-साथ नए थ्रेट्स भी, नए खतरात भी बढ़ जाते हैं। इसलिए उन थ्रेट्स के हिसाब से टाइम टू टाइम सिक्योरिटी पैचेस दिए जाएँ, यूज़र्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाए, सिस्टम को प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर किया जाए, यानी कि शेयर्ड सिस्टम में बिल्कुल प्रॉपर आइसोलेशन का ख़्याल रखा जाए डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स के बीच में, यूज़र्स के डेटा के बीच में। और कोई क्लाउड प्रोवाइडर चूज़ करने से पहले उस क्लाउड प्रोवाइडर की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को अच्छे से इवैल्यूएट किया जाए और देखा जाए कि वो आपकी कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसी से कितना ज़्यादा मैच कर रही हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा मैच करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, ताकि कोई सिक्योरिटी गैप्स ना हो। सो यहाँ पर हम इस वो वीडियो को ख़त्म करते हैं। दो मॉड्यूल्स कवर किए हमने इस वीडियो में, 90 एंड 91। एक मॉड्यूल रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन या फीडबैक हो तो कमेंट डाउन बिलो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।